कमरा सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था। दिल में बेचैनी थी और बेचैनी के दो पहलू थे। एक पहलू था ज़ीशान शाह की मोहब्बत और कुर्बत का खदशा, और दूसरा पहलू भी बड़ा हलकान कर देने वाला था। वो लड़की जो एक पल के लिए भी कभी बाबा की दस्ते शफकत से दूर नहीं हुई, आज वो लड़की बाबा के मद्दे मुकाबिल खड़ी होकर इनसे सारे ताल्लुकात खत्म कर गई थी। इससे रोते हुए आखिरी बार बाबा के सीने से लगना चाहा था, लेकिन हारून शाह ने हाथ उठाकर इसे खुद से दूर कर दिया। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता और तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम भी आज के बाद मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। वो रोती रही। इनके कदमों में बैठने की कोशिश की तो वो पीछे हट गए, और तभी इसके बड़े भाई अली ने आगे बढ़कर सख्ती से इसे कंधे से दबोच लिया था। तुम्हें बाबा की आवाज सुनाई नहीं दी? इसके कान के करीब झुकते हुए गुर्रा रहा था, और वो इसके सख्त लहजे पर कांप गए। नम आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। पहलू में खड़ा हुआ शख्स इसे रोता हुआ देखकर बेचैन था, लेकिन वो जितनी बेताब और बेकरार नजर आ रही थी, यकीनन वो इतना बेताब नहीं था। भाई प्लीज, ये अली था, इसके लाड उठाने वाला, इसके नाज नखरे उठाकर इसे बड़ी ऊंची मसनद पर बैठा रखा था। वो इस घर की इकलौती शहजादी थी और इससे ये हक हासिल था कि वो हर तरह के फैसले बदल सकती थी। लेकिन आज इसकी जिंदगी का फैसला इसने खुद बदलकर सारे रिश्तों का रुख ही मोड़ दिया था। इसने ज़ीशान शाह का इंतखाब किया और इस शख्स के इंतखाब पर सारे रिश्ते यूं बिखर गए जैसे जर्द पत्तों का बनाया हुआ ढेर तेज से बिखर जाने और इनको संभालना फिर नामुमकिन हो जाए। और इसके लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इससे पहले कि मजीद सख्त होती, ज़ीशान ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। मैं किसी को भी इजाजत नहीं देता कि मेरी बीवी से ऐसे सख्त लहजे में बात करें, इसलिए आइंदा गुरेज करना। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग अजीबो गरीब नजरों से इनके तासुरात देख रहे थे। लोगों को पागल बनाना आसान नहीं होता, और इसीलिए सबकी इज्जत बचाते हुए वो चुपचाप ज़ीशान के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। सितारा बेगम तो इस पर सदके वारी जा रही थी। इन्होंने खुद इसे गाड़ी में बैठाया और फिर खुद भी उसी गाड़ी में बैठ गई थी। खबरदार, अगर मैंने तुम्हारी आंख में आंसू भी देखा तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती चंदा। सितारा बेगम ने नरमी से उसका माथा छू लिया और वो इस मोहब्बत पर नजर झुकाकर सरशार हो गई। ये सच था कि उसकी माँ बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, और उसके लिए सितारा बेगम इसकी माँ के मुकाम पर खड़ी थी। वो औरत जिसने एक दुश्मनी को सिर्फ इसीलिए खत्म कर दिया कि उसकी बेटी की ख्वाहिश और मोहब्बत इस लड़की से जुड़ी हुई थी। लेकिन इसके घर वाले कितने अजीबो गरीब थे जो इसकी मोहब्बत को अपनाते हुए इसे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकते थे। हवेली में आने के बाद सितारा बेगम ने भरपूर रसूमात की और उसके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। उन्होंने उसे कमरे में बिठाने से पहले उसका माथा चूमा और उसे यकीन दिलाया था कि वो हर मोड़ पर उसके साथ खड़े हैं। वो उसके लिए उसकी माँ है और निदा उसकी बहन। बाकी रही बात उसके घर वालों की, तो वो भी मान जाएंगे। अभी उसे सिर्फ अपने खूबसूरत लम्हात पर तवज्जो देनी चाहिए और अपने शौहर की मोहब्बत को पा लेना चाहिए ताकि कुछ भरम रह जाए। और उनकी इतनी मोहब्बत पर वो एहसानमंद थी। थैंक यू सो मच अम्मी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन सास हैं। काफी देर वो इंतजार करती रही जब वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने नजरें उठाकर इस मुस्कुराते हुए मर्द को देखा था जो अपनी शान और वकार के साथ इसके सामने खड़ा था। कोई इतना भी हसीन हो सकता है जितना कि वो शख्स था। इसका इखलाक, इसका लहजा, इसकी मोहब्बत और इसकी चमकती हुई आंखें, सब कुछ खूबसूरत था। इसकी उंगली के पोरों ने बेताबी महसूस की थी कि सामने खड़े शख्स की तराशीदा दाढ़ी में उलझ जाए। ऐसे बेपनाह हसीन लगता था और लगना भी चाहिए था। वो ज़ीशान शाह था। अगर किसी को नजरें उठा कर देख लेता तो उसे उलझन में मुब्तला कर देता, और नरमीन पर तो इसने अपनी मोहब्बतें निछावर की थी। भला वो कैसे इसकी मोहब्बत की बारिश से दूर रहती।
पूरी रात तुम्हारे सामने रहूंगा, जी भर कर देख लेना। अब इस तरह देखती रहोगी तो मैं अपने इरादे ना बदल दूं, क्योंकि अभी चंद बातें करनी है तुमसे। इसने बेबाकी से आंख डुबाते हुए कह दिया और नरमीन के लबों को एक मुबहम सी मुस्कुराहट छेड़ गई। वो मुस्कुराते हुए इतनी हसीन लगी थी कि सामने खड़ा शख्स बेख्तियार इसके सामने बैठा इससे देखता रह गया। देखो, मेरी मोहब्बत कामयाब हो गई और नरमीन इसके दिलनशीन लहजे में खो सी गई। सिर्फ आपने मुझे नहीं पाया, मैंने भी आपको पा लिया है, और आपके साथ साथ मैंने दो जहां पा लिए हैं ज़ीशान। कितनी हसीन शुरुआत थी कि वो शख्स इसके सामने खड़ा इस बात पर शुक्र खुदाबंदी दिखा रहा था कि इसे नरमीन हारून मिल गई, यानी उसकी इकलौती मोहब्बत, और वो इस बात पर भला क्यों ना नखरे दिखाती। वो खुद भी खुदा की बड़ी शुक्रगुजार नजर आ रही थी। कभी भी इन बातों पर से यकीन न करें जो शुरुआत में दोहराई जाती हैं, क्योंकि शुरुआत इतनी ही दिलनशीन हुआ करती है। हर बात का अंत वो इख्तितामी अल्फाज होते हैं जो रिश्ते को खत्म करते हुए दोहराए जाते हैं, जो इस वक्त दोहराए जाते हैं जब इंसान फिजा में बड़ी ऊंची परवाज भर रहा होता है। और इस वक्त नरमीन हारून इन्हीं परवाजों से लुत्फानंदोज हो रही थी, बगैर ये सोचे कि परवाज इससे बहुत कम वक्त के लिए मयस्सर है। इसने दिलकशी से इसका खूबसूरत हाथ थाम लिया, मखरूती उंगली में खूबसूरत सी अंगूठी डालकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। कैसी है? इसके सवाल पर इसने आंख भरकर अपनी उंगली में सजी हुई अंगूठे को देखा था। आपका एक इंतखाब ही बेहतरीन तो होगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और इसकी हंसी की चलत्तर नंग में खो गई। नरमीन, कभी भी मेरी मोहब्बत पर शक न करना, हालात चाहे जिस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएं, लेकिन इस बात का यकीन रखना कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत कि मैं कभी भी तुम्हारी मोहब्बत को फरामोश नहीं कर सकता। ज़ीशान दुआ करे कि बाबा मान जाएं, मैं बाबा के बगैर नहीं रह सकती। आप जानते नहीं है कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो ज़ीशान से अपने खदशे बयान कर रही थी और ज़ीशान ने समेटते हुए इसे अपने ऊपर गिरा दिया। वो किसी घटा की तरह इस पर छाई हुई थी। नरमीन की सुर्खियों में डूबे हुए लब ज़ीशान की गर्दन को छू रहे थे और ये एहसास दिल फरेब होने के साथ साथ खिफ़त ज़दा कर देने वाला था। वो सुर्ख रंगों में नहाई हुई थी ज़ीशान। इसने कपकपाते हुए लबों से सरगोशी की। इतनी कुर्बत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए ज़ीशान, क्योंकि तुमसे एक लम्हे की भी दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसे पुश्त से थामकर मजीद अपने करीब करते हुए वो दोनों की धड़कनों में इंतशार बर्पा कर चुका था। यूं लग रहा था जैसे दो दिल एक ही सीने में धड़क रहे हैं और लब मदहोश होकर गर्दनों पर रक्स कर रहे थे। इनकी बहकी बहकी सांसें इतनी दिलनशीन थी कि कमरे का पूरा माहौल एक खूबसूरत एहसास में डूब गया। आहिस्ता आहिस्ता से ज्वेलरी से आजाद कर रहा था और वो कपकपाती हुई पलकों को गिरा उठाकर इसे ये जलवे देख लेने पर मजबूर कर रही थी। उसकी मोहब्बत में समटता जा रहा था। इस मोहब्बत की शुरुआत जैसे भी हुई थी, लेकिन ये हकीकत थी कि सामने बैठी हुई लड़की इसके लिए दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी। इसकी बादामी आंखों का जादू इतना गहरा था कि ज़ीशान शाह, जिसका दिल आज तक किसी के लिए धड़क नहीं पाया, इसके लिए बेख्तियार इसका दिल धड़कने लगा था। इतनी शिद्दत के साथ कि कभी इसने इतनी शिद्दत महसूस नहीं की थी। वो इसे समेटते हुए अपने करीब कर रहा था। इस पर अपनी मोहब्बतें इतनी शिद्दत से निछावर कर रहा था कि वो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। इसकी बेबाक शिद्दतों से घबरा कर इसने चंद पल की मोहलत तलब की, लेकिन वो आज मोहलत देने के इरादे में नहीं था। नहीं, जाने दे ज़ीशान, मैं नहीं जानता कि तुम दोबारा कब मेरी तड़पती हुई बाहों को करार बख्शोगी। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे बगैर सुलगते हुए वक्त गुजारा है, और ये सारी तड़प और सुलगते हुए एहसास तुम्हारे बदन पर साबित करके मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मोहब्बत में महबूब को तड़पाना कितना दर्दनाक होता है। वो छुपते हुए इसके सीने में मुंह छुपा गई। दो दिलों के मिलन पर कायनात की हर चीज सरशार हो गई। किस्मत ने इन्हें खिलखिला कर देखा था।
वो दोनों जिस तरह एक दूसरे में गुम साफ नजर आ रहा था कि दोनों पूर पूर एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि दिल एक दूसरे से किस कदर मुतनफर भी हो सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि किस्मत इनकी आजमाइश करने पर तुली हुई है और इस वक्त न जाने किस चीज ने इन्हें नजर बद का शिकार कर दिया, जो ये दिल इस वक्त एक ही चीज पर धड़क रहे थे, यूं जुदा हो गए जाते थे कि फिर कभी मुलाकात का तस्वुर भी कायम करना है वबाले जान बन जाना था। वो रात बेहद हसीन थी, इतनी हसीन कि वो अपनी किस्मत पर सरशार हो गई। सारी बेताबियां, सारी महरूमियों का खौफ निकल गया। इससे ज़ीशान शाह दस्तयाब था और इससे बढ़कर दस्तयाबी क्या हो सकती थी। इसे यकीन हो चुका था कि अगर ये शख्स इससे दस्तयाब हो गया है तो वो कायनात की किसी भी चीज को पा सकती है। अगला दिन भी ऐसा ही था। नाज नखरे लाड उठाने वाला वो पूरा दिन अपने कमरे में रही। कभी किसी मुलाजमा के जरिए इसे प्रोटोकॉल बख्शा जाता तो कभी किसी की खिदमत से। वलीमा एक दिन के डिले पर रखा गया था और इस हिकमत से भी नावाकिफ थी। इसने ज़ीशान से पूछना भी चाहा था, लेकिन ज़ीशान ने कह दिया कि ये ममा की ख्वाहिश थी और वैसे भी अगर घर में ज़ीशान से ज्यादा सितारा बेगम की अपनी हुक्मरानी चलती थी। इन्होंने तो साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो इनके बाद इस घर की मलका हैं, सारे मामलात ऐसे ही सौंप दिए जाएंगे। और वो कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि वो इतनी खुशकिस्मत है, कितनी मोहब्बतों की इकलौती वारिस बन गई। पूरा दिन वो कमरे में रही। मर्दान खाने में मेहमान आते रहे मुबारकबाद के लिए इलाके के लोग, लेकिन ज़ीशान मर्दान खाने में इनसे मुलाकात करने चला गया। वो कुछ देर सितारा बेगम के पास जाकर बैठी, निदा के साथ बातें की और दोबारा अपने कमरे में आ गईं, क्योंकि इलाके की खवातीन दुल्हन को देखने के लिए आ रही थीं और सितारा बेगम ने सख्ती से ताकीद की थी कि वो अपने कमरे में ही रहे। इन्हें खदशा था कि इनके हसीनो जमील बहू किसी की नजर बद का शिकार न हो जाए, इसलिए वो इस पर खास मेहरबान थी। शाम के वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ जब वो आईने के सामने अपने बाल सुलझा रही थी। बड़े खूबसूरत कलर के ड्रेस में सुलझे हुए खदोखाल के साथ वो दिलकश लग रही थी। ज़ीशान ने इसकी पुश्त से थामते हुए इसे अपने करीब कर लिया और इस वक्त इसकी पुश्त ज़ीशान के सीने से लगी हुई थी। पूरा दिन अपनी बेगम का ख्याल नहीं आया और अब आकर मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं शाह साहब। वो दिलकशी से मनमनाई। आप जानते हैं ना कि इलाके के लोग आपके शौहर से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी इज्जत और एहतराम करते हैं, इसलिए हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आ रहे थे। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मगरूरी में आकर इन लोगों से मुलाकात ना करूं। मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरी सारी इज्जत, सारा रिस्क इन लोगों से वाबस्ता है और मैं इनको खास इज्जत के चेहरे को मुस्कुराहट से वो देखती रह गई। इज्जत और एहतराम की बात ठीक है शाह साहब, लेकिन आज के बाद मोहब्बत के लफ्ज नहीं दोहराएंगे आप, क्योंकि मोहब्बतों की सिर्फ मैं इकलौती वारिस हूँ। और इसके यूं शोखी से कहने पर ज़ीशान ने झुककर इसके लबों को आहिस्तगी से छू लिया। बिल्कुल, मैं इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बतों की वारिस तुम हो, जिसे मैंने अपनी खुशबू से समेट कर मुअत्तबर कर दिया है। वो नम पलकों को झुका गई। क्या हो जाता अगर बाबा जाते? मैं इनको कितना मिस कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, कल तुम आ जाते, चली जाना, इनसे मुलाकात कर लेना और मुझे यकीन है कि तुम्हें जिस हाल में वो देखेंगे यकीनन तुम पर मेहरबान हो जाएंगे। इसने कहा और वो बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर ज़ीशान को देखने लगी थी। इससे अजीब लगा, कुछ था जो इसे खटक रहा था। ज़ीशान ने नरमी से इसकी गर्दन से बाल हटाते हुए अपने लब वहां रख दिए। मैं समझी नहीं आपकी बात। और ज़ीशान ने सर उठाते हुए इसकी आंखों में देखा। मैं हूं ना सब कुछ समझाने के लिए। जब मेरे पास मेरी दस्तरस में आ जाओगी तो सारे मतलब समझा दूंगा। वो मदहोश हो रहा था। इसकी नस नस पर एक बार फिर खुमारी छाई हुई थी। जब होने वाली दस्तक ने इससे दूर जाने पर मजबूर किया। मुलाजमा ने अंदर आकर पैगाम दिया था कि इसे सितारा बेगम अपने कमरे में तलब कर रही हैं। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। इससे संजीदगी से कहा तो मुलाजमा चुपचाप सर झुकाकर पलट गई। मैं भी आऊं आपके साथ? नरमी ने इजाजत तलब की। नहीं, तुम यहीं रुको,
मैं मम्मा की बात सुनकर आता हूँ। और वो मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ गई। पूरा दिन हो गया था इसे अपने कमरे में बैठे बैठे। वो यूं बैठ कर बोर हो रही थी। सबके पास बैठना उठना, काम करना है, हवेली के मामला देखना, इसे इन सब चीजों में दिलचस्पी थी। यूं महारानी बनकर कमरे में अकेले बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया और वो बेताबी से टहलते हुए इसका इंतजार करने लगी। कभी कमरे की किसी चीज को उठाकर देख लेती तो कभी किसी चीज को, और सारा दिन यही चलता रहता था। फिर उसने मोबाइल उठाया और बाबा का नंबर डायल किया, लेकिन बाबा ने कॉल काट दी थी। अपनी और बाबा की तस्वीरें देखते हुए इसकी आंखों से आंसू टूटकर गिर रहे थे। वो इस हवेली की इकलौती शहजादी थी जिस पर सबकी मोहब्बतें मेहरबान थी। अली भाई, अहमद सब इससे कितनी मोहब्बत करते थे। और बाबा की जान बसती थी। वो बहुत छोटी थी जब इसकी माँ का इंतकाल हो गया और तभी हारून खान ने इसे अपनी खास शफकत में रखा था। इन्होंने आज तक अपनी शहजादी पर आंच भी नहीं आने दी। कितने लोगों ने चाहा था कि हारून खान अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करें, लेकिन वो इस बात पर बज़िद रहे कि इन्हें अपने बच्चों के लिए ये उम्र रायगा करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो इनसे इतनी मोहब्बत करते थे। अहमद के पैदा होने के 10 साल बाद जब तीसरी बार खदीजा बेगम को प्रेगनेंसी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की ख्वाहिश का इजहार किया और बखुशी से कबूल कर लिया। लेकिन एक अरसे के बाद हमल होने की वजह से काफी पेचीदगियां भी पैदा हो गईं और बलाखिर बेटी को जन्म देने के बाद जहां इनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हुई थी, वहां खुदा ने इनसे इनकी सेहत भी ले ली। वो काफी मसाइल का शिकार रही और फिर तकरीबन 3 साल के बाद इनका इंतकाल हो गया और इन्होंने अपनी नन्ही शहजादी को हारून खान के हवाले कर दिया था। बाबा की बेख्तियार आने वाली याद ने इसे घुटन जदा कर दिया। इसे यूं लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज इसे काट खाने को दौड़ रही है। अपना दिल बहलाने के लिए वो कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियां उतरते हुए वो लाउंज में आई जब बेख्तियार इसकी नजर सितारा बेगम के कमरे पर पड़ी और इसने अपने कदम इनके कमरे की जानिब बढ़ा दिए। वैसे तो ये अखलाक के खिलाफ बात थी, लेकिन अब भी वो भी इस फैमिली का हिस्सा थी और खदीजा बेगम के साथ इसका शौहर भी इस कमरे में मौजूद था, इसलिए इसके जहन में ऐसी कोई भी बात नहीं आई। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हुए इसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था जब सितारा बेगम की चिंगारती हुई आवाज ने इसके दिल की धड़कन समेत इसके कदमों को भी साकित कर दिया था। मैं तुमसे कभी उम्मीद नहीं लगा सकती थी कि तुम इस लड़की के साथ ताल्लुकात कायम कर लोगे। हालांकि मैंने तुम्हें कहा था कि पहले रोज तुम्हें ऐसे इसकी असलियत और औकात का अंदाजा लगवा देना है। वो चुपचाप सोफे पर सर गिराए बैठा हुआ था। मैं बहुत गलत हूँ जो मैंने तुम पर एतमाद कर लिया, ये सोचकर कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे साथ वफादार रहोगे, लेकिन तुम इसके हसीन चेहरे पर मर मिटे। क्या ऐसा ही है ना? और फिर ज़ेशान की बेताब सी आवाज, आप कैसी बातें करेंगे? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप मेरे लिए बेहद अजीज हैं। अम्मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बेताबी ऐसे इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और वो वहीं साकित खड़ी थी। वहां क्या बात हो रही थी, वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे, इसका जहन ये समझने से कासिर था। यूं जैसे इसकी समातों पर कोई बम फोड़ दिया गया और इसकी कुव्वत समात ही सल्ब कर ली गई। मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ 2 पहलू हैं, या तुम्हें मेरी इस बात पर अमल करना होगा या फिर मैं तुम्हें अपनी बात पर अमल करके दिखाऊंगी। जो कुछ कह रही हूं मैं ये करके दिखा दूंगी। तुम्हें मैंने जिंदगी में कितनी अजियत में गुजारी, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि शादी सिर्फ और सिर्फ हारून खान से लिया जाने वाला इंतकाम है। वो इंतकाम जो इसने तुम्हारी माँ के साथ किया, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र तुम्हारे बाप की मोहब्बत से महरूम रही। वो यूं बात कर रही थी जैसे हकीकत में पागल हो चुके हैं, जैसे इनकी नफ्सियात पर कोई गहरा असर पड़ा है और वो दंग खड़ी इनकी सोच पर मातम कर रही थी। कोई इतना भी सफाक हो सकता है? एक औरत अपने बेटे को इंतकाम की मोहब्बत करने के लिए कहती है और फिर इस लड़की को हर रिश्ते नाते से दूर करवा कर अपने बेटे को कायल कर रही है कि वो इसे अपनी जिंदगी से अलग कर दे। और इसका बेटा जो मोहब्बत के दावे करते नहीं थकता था, सिर्फ एक पल में ही सारी कहानी इसकी समझ में आ गई और खसारे के अलावा कुछ नहीं था।
इसने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रख लिया। या अल्लाह, मोहब्बत एक खेल था और वो इस खेल में हार गई। मोहब्बत का सारा भरम चनाकी से टूट गया। वो मोहब्बत करती हुई नजरों से देखने वाला शख्स, वो शख्स जो इस पर जान वारने के लिए तैयार खड़ा था, सिर्फ एक बने बनाए गेम का नतीजा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कुछ आप दोहरा रहे हैं। अगर आपने ये सब किया तो यकीन जाने मैं मर जाऊंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहेंगी, लेकिन अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप जानती हैं कि आप मेरे लिए कितनी अहम है। सितारा बेगम के हाथों को थामकर वो बेताबी से दोहरा रहा था। मुझे सिर्फ हारून खान की बेटी की तलाक चाहिए। मुझे सिर्फ इसे तुम्हारी इज्जत से अलग करना है और हारून खान का सारा भरम तोड़ देना है। सितारा बेगम पागलपन पर उतर आई थी। वो दोहरा रही थी और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं सुन पाई। खसारे के अलावा वो कुछ भी हाथ नहीं आया। इसने कोई मजीद कुछ नहीं सुना था, सुनने को बाकी नहीं रहा। चुपचाप अपने कमरे में वापस पलट आई। कुछ भी काबिल बयान नहीं। खुद अंदाजा लगा लें कि एक शख्स जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया और आखिर में मोहब्बत इसके सामने सिर्फ एक झाग का बुलबुला थी जो हल्की सी फूंक से हवा में तहलील हो गया। वो बस हाथ मलती रह गई। रो रो कर इसकी आंखें सूज गईं। दिल था कि इतना बेताब होकर धड़क रहा था कि जैसे वो यहीं मर जाएगी। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इसने जल्दी से उठते हुए कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मोहब्बत की खातिर सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। यानी वलीमे के दिन ही वो लोग इसके बाद इसके सामने तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, किसी इस्तेमाल शुदा टिश्यू की तरह जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, जिसकी कोई वक़्त नहीं होती। ज़ीशान की सारी मोहब्बत एक धोखा थी, लेकिन इससे बड़ा दुख ये था कि जब इसका बाप भरी महफिल में इसके नाम से बदनाम हो जाता, वो जानती थी कि इसके बाप की अच्छी खासी इज्जत थी। जब इसे भरी महफिल में धुतकार कर इसकी बेटी इसके मुंह पर मार दी जाएगी तो वो कैसा महसूस करेगा? यकीनन वहीं पर गिरकर मर जाएगा। वो काफी देर के बाद कमरे में लौटा। लॉक दरवाजा ऐसे हैरान कर गया था। बेताबी से जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने नरमीन से कहा, सुर्ख चेहरा देखा और फिर इसके चेहरे को हाथों के प्याले में थाम लिया। क्या हुआ है? तुम रोई हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? और नरमीन ने इसको इसके हाथों को खुद से दूर करते हुए एक बेबस निगाह इसके चेहरे पर डाली थी। सर में दर्द हो रहा है, शायद बोरिंग फील कर रही हूँ। वो अपनी नजरों को झुकाते हुए झूठ बोल गई। इससे खुद को इतना नॉर्मल कर लिया था कि इस शख्स के सामने तो वो कमजोर बनकर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसने सब कुछ सुन लिया है। कम से कम इसके खिलाफ अगर ये साजिश बन गई थी तो इसने खुद को तैयार कर लिया था। वो हरगिज़ इनकी साजिश का शिकार नहीं होगी। वक्त इन दोनों की राहों में बदगुमानियों का ऐसा जाल फैलाने वाला था जिसमें उलझकर वो एक दूसरे को कोसों दूर चले जाते। आओ मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ, इसने कह दिया और वो चुपचाप मान गई। इस शख्स के साथ चंद पल और सही वो थोड़ा और इसके साथ जीना चाहती थी। इसके साथ रहकर वो इसकी बनाई हुई बनावट को देखना चाहती थी जिससे वो कब तक अपने मुंह पर चढ़ाए रखता है। वो शाम बेपनाह हसीन थी, इतनी हसीन कि इसने सारी फिक्र सारी साजिश को पसे पुश डाल दिया। वो इस शाम को इतना हसीन बना देना चाहती थी कि इस साजिश करते हुए जहन पर वो शाम नक्श होकर रह जाए और फिर वो सारी जिंदगी इस शाम की कैफियत से बाहर निकल ही ना पाए। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि ये हसीन शख्स इसे दस्तयाब होकर भी इसके हाथों से निकल जाएगा। क्या किस्मत इसके लिए इतनी खतरनाक साबित हो सकती है? ज़ीशान ने खूबसूरत फूलों से बने हुए गजरे जब इसकी कलाई की जीनत बनाए तो फिर झुकते हुए इसकी कलाइयों पर बारी बारी लब रख लिए थे। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें सारी जिंदगी चाहा जा सकता है, इसने बेताबी से कह दिया और वो बेबसी से इसकी आंखों में देखती रह गई। खूबसूरत होना जुर्म है शाह साहब, मुझे बार बार खूबसूरत ना कहा करें। न जाने क्यों आंसू इसकी आंखों से टूट कर गिरे और वो शख्स तड़प गया था। इसे हर एक से बालातर होकर अपने सीने में समेट लिया और इसके बालों पर अपने दहकते हुए लब रखे थे। तो मेरे लिए दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हो, मैं तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देख सकता।
वो कह गया और वो बस चुपचाप इसके सीने से लगी आंसू बहाती रही। वो बेताब था कि वो क्यों रो रही है, लेकिन रोने की वजह का इल्म किसी को नहीं था। घर आते वो देर तक ज़ेशान की गोद में सर रखे ऐसे देखती रही थी जैसे इसके चेहरे के एक एक नक्श को हिफ्ज कर रही हो, और ज़ेशान इसकी ये बेताबी पर बस मुस्कुरा कर इसकी आंखों में देख लेता। इश्क में इतना पागलपन अच्छा नहीं होता। ज़ेशान के कहने पर वो मुस्कुराती। ठीक कहते हैं आप, पागलपन जान ले लेता है और शायद मैं इश्क में जान हारने वाली हूँ। ज़ेशान ने झुकते हुए इसके लबों को छू लिया था। आज के बाद अगर ऐसी गुस्ताखी की तो सख्त सजा दूंगा। इसके लबों को अपनी लपेट में लेते हुए वो इस पर मोहब्बतों की बारिश करा था और वो उसकी मोहब्बत में भीगी चली जा रही थी। इसे लगा था वो मोहब्बत में सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की है, लेकिन खुशकिस्मती से ज्यादा इस पर बदकिस्मती हावी थी, और इस बदकिस्मती ने तो इसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर दिया था। इसने सोच लिया था वो इनकी साजिश को मुकम्मल होने से पहले ही इनकी जिंदगियों से निकल जाएगी, इतना दूर कि जहां वो इसके बाप को कभी भी हारता हुआ ना देख सके। अगर हारना ही है तो वो अपने बाप के सामने खुद हार जाएगी, खुद घुटनों के बल बैठकर अपने लिए जिंदगी की भीख मांग लेगी, लेकिन ऐसे नहीं हारने देगी। वो रात बेहद हसीन थी। इसकी आगोश में गुजरती हुई रात भी इस शख्स की तरह दिलकश थी, और वो एक बार फिर वो इसके वजूद पर काबिज हुआ और इसे अपने रंग में ढाल लिया। अब वो इसके करीब सो रहा था, इतना करीब कि इसकी सांसों की महक इसके वजूद से टकराकर इसे बेबस कर रही थी। दिल चाह रहा था कि वो सारी जिंदगी इसकी मोहब्बत की लपेट में गुजार दे, लेकिन जो इरादे इसने इस शख्स के देखे थे, इन इरादों के बाद तो दिल नहीं चाहता था कि वो इसके पास एक पल भी रहे। सोचो क्या इस रोज इसने सोच लिया था कि वो अपनी वजूद को लेकर इस शख्स की दुनिया से दूर चली जाएगी, इतना दूर कि इसके वापस आने के सारे इम्कानात ही खत्म हो जाएं। रात के गहरे साय में जब हवेली को अपनी लपेट में ले लिया और हर जीरो सुकून की तलाश में आंखें मूंद कर पुरसकून हो गया, तो उसने चुपचाप अपनी शॉल उठा ली थी। बस चंद एक चीजें इसकी दी हुई, वो अंगूठी जो उसने पहली मोहब्बत के इजहार पर दी थी, वो सुर्ख गजरे जो इसने इस बहकी हुई शाम में इसकी कलाइयों की जीनत बना दिए थे, एक शॉल जो वो हमेशा अपने कंधों पर रखता था। इसके अलावा वो कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि इसका तहफ्फुज कायम रहे। वो इसका एहसास अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसने एक आखिरी नजर इसके सोए हुए वजूद पर डाली और फिर झुककर इसके माथे पर अपने लब रख लिए थे। खुदा की अमान में रहे शाह साहब, इसने सरगोशी करते हुए खुद को इससे दूर कर लिया। हाय, ये आखिरी अलविदा कितना अजियतनाक होता है, और इसकी अजियत से सिर्फ वो लोग वाकिफ होते हैं जो बेबसी से किसी के माथे पर लब रख कर खुदा हाफिज कहते हैं। इस शख्स को खुदा हाफिज जिसकी अमान में हो, इसे खुदा की अमान में सौंप कर दूर चले जाएं। वो चुपचाप हवेली से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरती चली गई। दिमाग झुंझुलाया हुआ था, आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे और हाथ कांप रहे थे। इसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतनी कलील मुद्दत के लिए हवेली आएगी और इस हवेली को रौनक बख्शने के बाद हमेशा के लिए खुद को वैरान कर देगी। वो वहां से निकल गई थी। इसने सोचा कि किसी को भी इसके जाने का इल्म नहीं है, लेकिन इसको बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलते हुए खिड़की में खड़े हुए इस बेताब वजूद ने देख लिया था, जिसका बना बनाया मंसूबा गारत हो गया था। ये सितारा बेगम का मंसूबा था कि वो हारून की बेटी से निकाह करेगा तो फिर वलीमे के रोज ही इसे तालाक दे देगा, और इसके बेटे ने इसकी शर्त मानकर ही निकाह किया था। लेकिन ये जाने क्या हुआ, ना वो इससे दूर रह पाया और ना इससे खुद से दूर कर सका। इसे मोहब्बत से यूं खुद में समेट लिया, तड़पती रह गई। इनके अंदर आग लगी हुई थी। हारून खान ने इन्हें जवानी की खतरनाक हदों में बेयारो मददगार छोड़ दिया। जब वो खुद हारून खान के सामने बैठ गई और इन्हें कह दिया कि वो इनसे मोहब्बत करती हैं, और हारून खान ने ठुकराते हुए इन्हें कह दिया कि वो खतीजा बेगम के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते। इन्होंने कह दिया था कि वो हारून की दूसरी बीवी बनने पर भी माइल हो जाएंगी, लेकिन हारून के लिए खतीजा के अलावा कोई नहीं था। जब इनके अपने सगे मामू की बेटी इनके कमरे में आकर इन्हें प्रपोज कर रही थी और हारून की तरफ से मिलने वाले जवाब ने जैसे इसके असाब को झंझोड़ कर रख दिया। वो हारून खान के गले पड़ गई, इसके गिरबान को फाड़ दिया और फिर अपना गिरबान चाक करते हुए इसके बाजू में झूल गई थी। नहीं हारून भाई नहीं, खुदा के लिए। वो बुरी तरह चीख रही थी। चीखो पुकार इतनी धुंधला देने वाली थी कि हवेली के सब लोग हारून खान के कमरे में जमा हो गए, जहां का दर्दनाक मंजर इनके लिए नए रास्ते खोलकर खड़ा था।
हारून ने कसम उठा ली कि वो बाकिरदार है, लेकिन हमेशा की तरह जीत और औरत की मजलूमियत की होती है, और यहाँ भी इस औरत का नाटक और मजलूमियत जीत गई। खदीजा बेगम ने खड़े खड़े ही इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इनके शौहर कभी भी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, और हाथ बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। इनकी मोहब्बत और एतमाद का ये आलम था कि सारी दुनिया भी हारून खान के मुखालिफ खड़ी हो गई, लेकिन इन्होंने इनके खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया था। जबकि सितारा बेगम का हाल ये था कि इनका बस नहीं चल रहा था कि घर वाले हारून खान को कटहरे में खड़ा करके इन पर सारा इल्जाम लगा दें, और फिर इस इल्जाम को ढांपने के लिए सितारा बेगम हारून खान से करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ भी इनकी चालबाजी काम नहीं आई, और हारून खान इस बात पर अटक गए थे कि अगर इन्हें पंचायत में हर एक रिश्ते से भी दस्तबरदार नहीं करेंगे कि उन्होंने सितारा बेगम की तरफ आंख उठाकर भी देखा, इसे सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए गए। वो अपनी बीवी से और अपनी माँ बाप को लेकर सारे रिश्तों से अलग हो गए। इन्होंने किसी की तरफ भी पलट कर नहीं देखा था। इनकी इज्जत, साख, मुकाम, हर एक चीज को धचका लगा। और रही बात सितारा बेगम की, तो अगले दिनों में इनका निकाह इनके तायाजाद जाबिर शाह से कर दिया गया। जाबिर शाह इनसे मोहब्बत करते थे। इन्होंने अपनी पसंद से सितारा का इंतखाब किया था, लेकिन भला इस शख्स पर क्या गुजरी होगी जिससे पहली रात ही बीवी ये कहकर धुतकार दे कि वो इसके काबिल नहीं है। और जाबिर शाह कहर भरी नजरों से सितारा बेगम का ये रूप देखते रह गए। वो समझते थे कि सितारा बेगम निहायत ही एक मासूम लड़की है जिनके साथ हारून खान ने धोखा और ज्यादती करके इनको दागदार कर दिया। लेकिन हकीकत कुछ इस तरह की थी कि सितारा बेगम सीना तान कर इनके सामने कह रही थी कि मैं कभी भी तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं कर सकती जाबिर शाह। मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन तुम मेरे दिल की इस मसनद पर कायम नहीं हो सकते जिस मसनद पर हारून शाह मौजूद हैं। और इस टूटे हुए शख्स ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। इससे सिर्फ मोहब्बत को निभाना सीखा था, और अब किसी भी सूरत वो सितारा बेगम को आजाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके माँ बाप की इज्जत, इनका मान, इनकी मोहब्बत, सब कुछ सितारा बेगम से मुंसलिक था। और फिर इन्होंने ये रिश्ता निभाया। ज़िशान की पैदाइश के बाद ही सितारा बेगम का रवैया इनसे कुछ नॉर्मल हुआ, लेकिन फिर भी ये कपल बाकी कपल की तरह नॉर्मल नहीं था। सितारा बेगम हमेशा अपनी मगरूरी के इस ओहदे पर फाइज रही जहां इन्होंने अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा हुआ था, क्योंकि वो ऐसी औरत थी जो सिर्फ हुक्मरानी करना जानती थी, और हुक्मरानी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं सीखा था। ज़िशान के बाद निदा की पैदाइश और इस रोज भी जाबिर शाह और सितारा बेगम के दरमियान किसी बात को लेकर शदीद झगड़ा हुआ था। इतना शदीद झगड़ा कि सितारा बेगम ने जाबिर शाह के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर धकेल दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तुम किस तुम्हारे साथ मुंसलिक रहकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हालांकि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते थे। इनके सामने जाबिर शाह की कोई अहमियत नहीं थी। वो जितने शरीफ और काम को इंसान थे, हालात ने इन्हें इतना ही धचका मारा, और इस रोज आने वाले शदीद हार्ट अटैक ने इन्हें जिंदगी और मौत के दरमियान ला खड़ा कर दिया। जहां जिंदगी और मौत की जंग मौत की हुई, और जाबिर शाह हमेशा के लिए आंखें मूंद गए। हर कोई इस बेनाम सी मगरूरी के जद में आ गया। इस रोज वो लड़की भी दबे पांव निकल गई थी, हमेशा के लिए हर एक चीज को फरामोश करके। और असल साजिश तो उस वक्त बनी गई जिस वक्त इसने हवेली से बाहर कदम निकाला था। जाते हुए से सितारा बेगम ने देख लिया था अभी कुछ देर पहले इनका बेटा इनके सामने बीवी के साथ जो कुछ करेगा, लेकिन वो इसे कभी तलाक नहीं देगा। हालांकि वो बार बार इसे इस बात की तरफ कायल करने की कोशिश कर रही थी कि वो अपना वादा पूरा करे, क्योंकि इसने वादा कर रखा था कि इस रिश्ते को बना लेने के बाद वो वही करेगा जो सितारा बेगम चाहेंगी। और अब वो अपनी बात से मुकर गया। ना सिर्फ अपनी बात से मुकरना, बल्कि हारून शाह की बेटी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी बना चुका था। और सितारा बेगम को भला ये कब मंजूर था, लेकिन इस वक्त इससे निकलते हुए देखकर जिस इनके दिल की बड़ी मुराद पूरी हो गई। इन्होंने सोचा था कहानी का पांसा एक तरफ से नहीं पलटा, तो उन्होंने दूसरी तरफ से मोड़ दिया। इस रोज वहीदा के कमरे में चली गई, जो इस रात पहली बार इनकी साजिश का शिकार हुई थी। तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी, बोलो अपनी माँ का साथ दोगी। और निदा हैरत और बेयकीनी से अपनी माँ को देखती रह गई। हमें जान आप क्या चाहती हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ष की थी, और सितारा बेगम इसे अपनी साजिश में शामिल कर रही थी। और फिर सारा कुछ इन्होंने निदा के सामने बयान कर दिया, लेकिन हारून खान से अपनी दुश्मनी को हमेशा की तरह अपने बच्चों से मुख्फी रखा था।
اور यही कहा कि हारून खान ने कुछ अर्सा पहले सितारा बेगम की इज्जत को पामाल कर दिया था और ये इसी बात का बदला है। नए भाई भाभी से मोहब्बत करते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगी। और इन्होंने निदा को झंझोड़ते हुए अपने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे लिए भाई भाभी की नहीं, अपनी माँ की मोहब्बत की अहमियत होनी चाहिए। और इस रात निदा को अपनी साजिश में मिलाकर इन्होंने वो जीत हासिल कर ली थी जो जीत इनके लिए नामुमकिन नहीं थी। अगली सुबह वो उठा, इसकी आगोश में इसकी बाहें वीरान पड़ी थी। वो लड़की अपने सारे निशानात छोड़कर इस कमरे में सिर्फ अपनी खुशबू और मौजूदगी का एहसास छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। वो हैरत से बेयकीन रह गया। वो कहाँ थी जिसे देखकर ही अब इसकी हर सुबह का आगाज होना था। वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ, किसी चीज पर तवज्जो दिए बगैर वो सबसे पहले कमरे से बाहर आया था और सीढ़ी उतरते हुए इससे नाश्ता करती सितारा बेगम और निदा को देखा। इसे लगा था शायद सितारा बेगम रात की वजह से इससे नाराज होंगी, लेकिन वह बहुत अच्छे लहजे में इससे बात कर रही थी। खुद भी नीचे आ जाओ और अपनी बीवी को भी ले आओ, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर वलीमे की तैयारियां करनी है, मेहमान आते ही होंगे। तुम्हें पता है इस काम का क्या मतलब? इसका नरमीन नीचे नहीं आई, वो वहीं खड़ा रह गया। नहीं, नरमीन तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी और वो फौरन पलट कर कमरे में आ गया। कमरा छान मारा, नरमीन कहीं नहीं थी और तब इसे साइड टेबल पर पड़ा हुआ वो नोट दिखाई दिया और इसने चपटते हुए वो नोट उठा लिया था। पहली तहरीर ने इसे चकरा देने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या समझते थे? खेल सब तुम्हारी तरफ से खेला गया है। मैं पहले दिन से वाकिफ थी कि तुम मेरे बाबा से इंतकाम लेने के लिए मोहब्बत को बदनाम कर रहे हो और इस गलीज मरहले पर उतर आए हो, लेकिन यहाँ खेल तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि मेरी तरफ से खेला गया था। मैं अपने बाबा की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दे सकती, इसलिए मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ और तलाक के कागजात तैयार रखना। हकीकत यह है कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं थी। ज़ीशान शाह की मोहब्बत एक ढोंग था जिसका तुम शिकार हो चुके हो। अब मुझे तुम्हारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ तलाक की ख्वाहिश है, ना कि तुम्हारी और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना। अगर दोबारा मेरे बाप की दहलीज तक मेरा पीछा करते हुए आए तो यूं समझूंगी जैसे तुम में मर्दानगी नाम की कोई चीज नहीं थी। और वह सुर्ख चेहरे के साथ वहीं बैठ गया। हकीकत ये थी कि इसने सितारा बेगम की साजिश का शिकार होकर ही इसे अपनाया था, लेकिन दिल में हमेशा इसने ये बात रखी थी कि वो कभी भी इसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो सितारा बेगम को कायल कर लेगा, इनके कदमों में बैठ जाएगा, लेकिन नरमीन को एक पल के लिए भी खुद से दूर करना इसके लिए वबाले जान था। इस रात के लिए बौखला गया, खौफजदा हो गया। इसलिए नहीं, इन्हें कह दिया कि वो यहाँ वही करेगा जो सितारा बेगम चाहेंगी। लेकिन सच तो ये था कि उस लड़की पर आने वाली, उस लड़की को छूने वाली गर्म हवा भी इसे अपने लिए वबाले जान नजर आती थी। लेकिन इस रोज वो इसे खुद छोड़कर चली गई और ये खबर हवेली में इतना कहराम बर्पा नहीं कर सकती थी जितना कहराम सितारा बेगम ने बर्पा कर दिया। ऐसे खड़े खड़े अपने बेटे को कह दिया था कि वो लड़की जिसकी खातिर तुम अपनी माँ के मद्दे मुकाबल आ गए, तुम्हें अपने बाप के लिए छोड़कर चले गए, यही तुम्हारी मर्दानगी है, यही है तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी मोहब्बत। अच्छा हुआ तुम्हारा इश्क एक पल में उतर गया, वरना न जाने तो इस रोज मोहब्बत में हो जाने वाली मौत ने इसे हकीकत में कमजोर तरीन मर्द बना दिया था। इससे कभी नहीं सोचा था कि ये मोड़ भी जिंदगी में आएगा। सो चुपचाप इसने हर बदनामी को अपने सीने पर ईंट की तरह बर्दाश्त करके खामोशी इख्तियार कर ली। मोहब्बत का भरम बाकी रखना महबूब का काम होता है। अब सारे जहां के सामने ये मशहूर तो नहीं कर सकते कि मुकाबिल वफादार नहीं था। इस रोज वो हारून शाह के दरवाजे पर चले गए। इससे सिसकते हुए अपने बाप से पनाह मांगी थी। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए इनके कदमों में बैठ गई। बाबा, इनकी मोहब्बत सिर्फ साजिश थी। मैं इस शख्स से अपना नाम अलग नहीं करना चाहती, मैं आपकी तस्लील नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप रात गए इनकी हवेली से वापस आ गई हूँ। बाबा, मैं आपके बगैर सांस नहीं ले सकती। बाहर की दुनिया बोलियां लगाती है, अगर सर पर याकूब न खड़ा हो। वो रो रही थी और इसका रोना देखकर हारून शाह खुद भी रो पड़े, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसे माफ कर देते। इसलिए चुपचाप हुक्म सादर कर दिया कि वो इस हवेली में नहीं रहेगी और ना ही कभी इनके सामने आएगी। और इसने ज़ीशान शाह जैसे मुनाफिक शख्स को, जो अपनी माँ की साजिश की लपेट में आ चुका था, इसका इंतखाब किया और अपने बाप की मोहब्बतों को बस से पुश डाल दिया।
तो वो इसकी सजा की हकदार थी। और इस रोज जब गांव के इस गैर आबाद घर में शिफ्ट हो गई, जो घर एक अरसा पहले हारून शाह ने इसके नाम करवा दिया था। अली और अहमद भी इससे सख्त बदगुमान थे और इन्होंने भी कह दिया था कि इस पर कोई मेहरबानी, कोई मोहब्बत सताने की जरूरत नहीं है। वो चाहे इनकी तहफ़्फ़ुज़ में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ कह दिया कि वो इसे कभी माफ नहीं करेंगे। जबकि इसकी बड़ी भाभी सारा, जो इसके साथ इसकी गहरी दोस्ती थी, अली शाह को बार बार एहसास दिलाती रही, लेकिन जब इसने एहसास नहीं किया तो फिर इसने चुपचाप अपनी नात को इस घर में शिफ्ट करवा कर चुपके से इसे सहारा दे दिया था। इस वक्त इसके पास सिर्फ एक मुखलिस दोस्त जैसा रिश्ता सारा का रिश्ता था। सारा ने इसे यकीन दिलाया कि घर वाले मान जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारा ने इसकी मुलाजमा का अरेंज कर दिया, जो 24 घंटे इसके पास रही थी। यहाँ सिर्फ तन्हाई थी, माजी की घाटदार यादें और वो शख्स जो सिर्फ एक पल के लिए भी इसे मोहब्बत नहीं कर पाया, जो एक बार भी इसके बारे में पूछने के लिए इसके बाप के दरवाजे तक नहीं आ पाया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो खुद किन बदगुमानी के उलझनों में घिरा हुआ है। सारा कभी कभार इससे मिलने आ जाती थी, हफ्ते में 2 दिन, वो भी घर वालों से छुप कर। अली और हारून शाह को किसी हद तक इल्म तो था, लेकिन उन्होंने ज्यादा छानबीन नहीं की या फिर उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। वो सजा की हकदार थी, लेकिन सजा इतनी सख्त नहीं कि इनके दिल छलनी हो जाते। वो आज भी वही लड़की थी जिसके नखरे उठाते वो थकते नहीं थे। जिस रोज स्टिक पर बने हुए 2 सुर्ख निशान इससे देखे थे, वो शिद्दत से रो पड़ी और ना जाने फिर कितनी देर रोती रही थी। रजिया ने इसे यूं बलबला कर रोते हुए देखा तो इसके पास आ गई और बड़ी गहरी नजरों से इसे देखती रह गई। इसे रजिया को इशारे से वापस भेज दिया। वो दिन इसकी जिंदगी में खुशियां लाने वाला था, लेकिन अब वो खुशियां भी अंधेरे की लपेट में आ गई। इसे सारा को बता दिया वो मां बनने वाली है, और सारा ने इससे यही कहा था कि इसके पास जीने के लिए कोई वजह मौजूद होनी चाहिए, इसलिए वो इसे खुदा की तरफ से तोहफा या मुआवजा समझ ले। इंसान पर चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, वक्त हमेशा एक जैसा रहता है। वो कभी नहीं रुकता किसी की तकलीफों को देखकर एक पल के लिए ठहर कर इसकी तकलीफ का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करता। इसका काम होता है चलते रहना, और वो बस चलते रहता है। सारा ने घर वालों को इस नई उम्मीद से आगाह किया था और इस बात पर इसरार भी किया कि इसे ले आए, लेकिन शायद माफी इसके लिए इतनी आसान नहीं थी। और फिर हर गुजरते हुए दिन के साथ वो मजीद अकेली होती चले गई, तन्हाई से काट खाने को दौड़ती थी। जबकि दूसरी जानिब वो शख्स सितारा बेगम ने इसरार किया था कि वो उससे तलाक के कागजात भिजवा दे, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि वो इसके नाम से अलग हो जाए। इसे तय कर लिया था कि इसके नाम के साथ गुजारेगी, और वो भी सारी जिंदगी नरमीन के नाम के साथ गुजार देगा। सितारा बेगम ने चाहा था कि वो निकाह कर ले, लेकिन वो इस बात पर भी एग्री नहीं कर पाया और अपने बिजनेस को दूसरे शहर में शिफ्ट करते हुए वो इलाकाई हवेली छोड़ दी। और सितारा बेगम के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। इनका बेटा इनकी मुट्ठी में वापस आ चुका था। चाहे इसने खामोशी अख्तियार कर ली, लेकिन ये बात भी इनके लिए गनीमत थी कि वो पलटकर हारून शाह के दरवाजे पर नहीं गया। इसे बहुत जल्दी हार मान ली। इस रोज भी अकेली थी जिस रोज खुदा ने इसे बेटे की नेमत से नवाजा था। सारा इसे अस्पताल लेकर गई। सारा ने सारे इंतजामात देखे थे। हारून शाह इसके लिए बेकरार थे, इससे मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक वो दिल से रजामंद नहीं थे और ना ही इन्होंने अपनी नाराजगी को खत्म किया था। इसने इस खबर को मुख्फी रखा। वो नहीं चाहती थी कि इससे मुंसलिक कोई भी खबर भी ज़िशान या इससे मुंसलिक किसी भी शख्स तक पहुंचे। ये सिर्फ इसका बेटा था जिसे वो खुद पाल सकती थी, इसके जीने का सहारा जिसे हाथ में उठाकर इसने अपने लबों से लगा लिया। वो हूबहू ज़िशान शाह की कॉपी था, अपने बाप की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाला। तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, माशाल्लाह से सारा ने नरमी से बेबी को इसके करीब लटा दिया और वो इसका मासूम सा चेहरा देखकर मुस्कुराती। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। आप जानती है ना कि इसका बाबा भी बहुत प्यारा है। कोई इतने दिनों के बाद पहली मर्तबा ज़िशान का तस्करा कर रही थी। एक बार इससे मुलाकात की कोशिश कर तो लेती, हो सकता है कि ये सब सितारा बेगम की चाल हो। सारा ने वही बात दोहराई जो पिछले 6 माह से दोहराती चली आ रही थी। भाभी प्लीज जाने दें,
इस बात को आप जानते कि इस शख्स ने पलटकर मेरा हाल अहवाल लेने की कोशिश नहीं की। वो मुझे क्या खाक ऐसे आंखों पर बिठा कर रखेगा। अभी तक तो कोई नई मोहब्बत दस्तयाब आ चुकी होगी। इसको दुख से कहते हुए रुख मोड़ गई और सारा बस इसके अफसरदा चेहरे को देखती रह गई। इसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने के बाद भी वो इसे यूं छुप छुप कर और खुद खुद कर मनाने पर मजबूर हो जाएगी। मोहब्बत ने इसे जिस रोज से दरमियान में छोड़ दिया था, इस रोज उसने भी चुपके से मोहब्बत का दामन छोड़ दिया और खुद को इतना मसरूफ कर लिया कि चाहने के बावजूद भी नरमीन की याद इसके करीब नहीं भटकती थी। इसे सोच लिया था कि अगर वो इसके हक में बेवफा थी तो बेवफा ही सही। और रही सितारा बेगम की कसम ने पूरी कर दी जब इन्होंने कसम देते हुए कहा था कि वो अब दोबारा नरमीन के दरवाजे पर नहीं जाएगा। हाँ, अगर नरमीन दोबारा लौट कर यहाँ आ गई अपनी अना को मार कर तो वो इसे बहू के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। ये भी इनकी एक चालबाजी थी क्योंकि इन्हें यकीन था कि नरमीन दोबारा पलट कर यहाँ नहीं आएगी और इनके बेटे की नजरों के सामने बनी हुई साफ भी हमेशा मजबूत रहेगी। कोई नहीं जानता था कि हर गुजरी हुई रात इस शख्स को कितना बेताब कर देती है। एक एक पल में वो इसके लिए किस कदर तड़पता रहता है। इसने कितनी बार इससे मुलाकात करने के लिए हारून शाह के दरवाजे पर जाकर देखा, इधर उधर से छलांग की, लेकिन हैरत थी कि इसे जमीन निगल गई आसमान खा गया वो कहीं नजर नहीं आती थी और वो शख्स अना को मार कर भी इसकी तलाश में रहा। लेकिन फिर ये सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली कि शायद मोहब्बत इसके नसीब में नहीं है। इस रोज भी वो खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक यज़दान खान से मीटिंग करने के लिए 5 स्टार में आया। कोने में पड़ी हुई टेबल पर इन दोनों ने बैठकर तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू की थी और इसे घंटी की गुफ्तगू ने इसे खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से हमेशा के लिए मुंसलिक कर दिया। इसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश की तकमील थी कि वो इस कंपनी से पार्टनरशिप कर ले। मुलाकात के अख्ताम पर वो उठा और इससे पहले कि वो चश्मा आंखों पर लगाकर बाहर निकल जाता जब वो वहीं ठटक कर रुक गया। इससे कोने में अपनी दाएं जानिब तीसरे टेबल पर बैठे हुए कपल को देखा था और फिर देखता रह गया। लड़की की पुश्त इसकी जानिब थी लेकिन फिर भी वो पहचान चुका था। ऊंची पोनी टेल और खास तौर पर वो जैकेट, वो सीधा इसके सर पर आकर गुर्राया था और नदा ने सर उठाकर एक नजर इसे देखा और फिर मारे खौफ की जर्द हो गई जब वो इसकी यूनी का लड़का था उसामा, जिसे वो पिछले 2 सालों से ताल्लुकात में थी और आज वो रंगे हाथों पकड़ी गई। उसामा लो क्लास फैमिली से था लेकिन इसके बावजूद निदा इस पर बेशबहा दौलत लौटा रही थी। गाड़ी में से डालते हुए वो घर की जानिब आ रहा था जब निदा मुसलसल चिल्लाते हुए इसे यकीन दिला रही थी कि उसामा अच्छा लड़का है, इससे मोहब्बत करता है और वो भी उसामा से मोहब्बत करती है। वो चुपचाप अपने जबड़े भींच कर बैठा रहा। ऐसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि इसकी माँ ने इतनी तवज्जो भी नहीं दी कि वो अपनी मनमर्जियों का शिकार हो गई। गाड़ी खड़ी करते हुए वो निदा को खींचकर गाड़ी से बाहर निकालता हुआ अंदर दाखिल हुआ और लाउंज में जाकर इसे सोफे पर पटक दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी गैर मर्द से ताल्लुकात रखने की? क्या तुम्हें इतने खुदसरी का शौक चढ़ा है? सितारा बेगम भी साड़ू का पल्लू दुरुस्त करते हुए बाहर आ गए और अब हैरत से इन्हें देख रही थी। निदा चला उठी, भाई वो गैर नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं से मोहब्बत करती हूँ। और अगले पल इसका सन्नाटेदार थप्पड़ निदा के गाल को सुर कर गया। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत पर। इस लड़के की हालत देखी थी तुमने? और निदा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन उसामा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ देखा, यह आखिरी बार था। निदा के दिल में बगावत उभरी, आज नहीं तो कभी नहीं। उसामा के सामने डटकर खड़ी हो गई थी। सितारा बेगम भी गजब भरी नजरों से इसे देख रही थी। मैं उसामा से मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, इसे अपना कर रहूंगी। मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ कि अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से हाथ से जाने दूं। इसने कह दिया था और सितारा बेगम के चेहरे का रंग भग से उड़ गया। इन्होंने आगे बढ़कर इसे सख्ती से डाला था, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी की तो बड़े भाई का एहतराम नहीं है तुम्हें। इन्होंने बात संभालने की कोशिश की थी लेकिन निदा पर इस वक्त जो भूत सवार था
वो इसे कभी नहीं समझ सकती थी। पीछे रहें आप। अम्मी मुझे भाई से निपट लेने दे। ये किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? मैं इनकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अपनी मोहब्बत को निभाना जानती हूँ। वो सीधा ज़ीशान की आंखों में देख रही थी, जो हैरत से निदा को चीखते हुए देख रहा था। आप कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, आप बुज़दिल तरीन इंसान है। नरमीन भाभी के साथ क्या किया आपने? इस साजिश की बना पर इसे अपनाया और फिर इस रात एक बेबुनियाद नोट को बुनियाद बनाकर फिर पलट कर नहीं देखा। क्या यही होती है मर्दों की मोहब्बत? क्या यही होती है इश्क की बेताबी? वो हैरत और बेयकीनी से कह गई। और ज़ीशान ने आगे बढ़कर ऐसे कंधों से झंझोर डाला था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? दिल बुरी तरह कांप रहा था और सितारा बेगम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ भी नहीं कहना चाहती, तुम कमरे में जाओ, मैं इससे देख लूंगी। तुम जानते तो हो ये बेवकूफ है। और इसने हाथ के इशारे से सितारा बेगम को खामोश करवा दिया। तुम क्या जानती हो नरमीन और मेरी मोहब्बत के बारे में? साफ साफ बताओ मुझे, वो गुर्रा कर कह रहा था और इसके सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। वो सर फड़ा सा शख्स जिसे मोहब्बत ने नरमीन पर ला पटका था, आज अपनी बेताबी पर सर पीट कर रोने के लिए तैयार बैठा था। इतना खसारा इसके मुकद्दर में आया, और वो भी इसके इतने मुकद्दस रिश्ते की वजह से। इसकी माँ ही इसकी जिंदगी को उजाड़ने का सवाब बन गई। इस रोज वो बेताबी से भागा था। सितारा बेगम इससे पुकारती रह गई, लेकिन इसने पलट कर नहीं देखा था। वो सीधा हारून शाह के दरवाजे पर आ गया और हारून शाह से पूछगछ की थी, लेकिन वो साफ मुकर गए। मैं कुछ नहीं जानता। इसने मिन्नत समाजत कर ली, लेकिन वो अपनी बात पर कायम थे कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। जब अगले दिन सारा ने इस पर रहम खाते हुए इससे मुलाकात की और इससे पता बता दिया था। इस रोज वो इस दरवाजे पर खड़ा था जिस घर में रहते हुए इसे करसा हो चुका था, और अब तो वो इस तन्हाई की आदी हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, शायद रजिया घर पर नहीं थी। इसे झुंझुलाते हुए वो किचन से दरवाजे की जानिब आई। मैं से जोड़े से बाहर निकलती हुई लुटे सीने से लगाया हुआ, जो इस वक्त 6 माह का हो चुका था और काफी गोल मटोल और खूबसूरत बच्चा, सिर्फ वो सफेद रंगत और भरा भरा वजूद इस तरह का दरवाजे पर रजिया होंगी। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो साकित रह गई और वो सामने खड़ा था। और ये इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज था कि इसके सामने खड़ी हुई लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि इसके साथ सीने से चिमटा हुआ वजूद, जिसे वो बेताबी से देखता रह गया और फिर इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बस हैरत और बेयकीनी से इसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटी, जब ज़ीशान ने बेकरारी से इसके हाथों को थाम लिया। इसने वो गोल मटोल सा बच्चा इसके हाथ से ले लिया था, जिसे देखकर वो यूं बेताब हो रहा था जैसे सदियों से इसके बाद किसी प्यासे को पानी मिल जाए, जैसे किसी मरते हुए इंसान को जिंदगी का सहारा मिल जाए। और नरमीन सर झुकाए बस रोए जा रही थी। आप मोहब्बत में हार गए शाह साहब, इसने सरगोशी की और ज़ीशान ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लगा लिया। मोहब्बत में मैं हारा नहीं था, मुझे मौत देने वाले मेरे अपने थे और शायद जल्दबाजी करने वाली तुम। इस रोज इसने सारा सच नरमीन के सामने रख दिया। गलती अगर इसकी थी तो गलती नरमीन की भी थी। गलती दोनों जानिब से हुई थी। दोनों जानिब से बदगुमानियां फैला दी गईं और इन बदगुमानियों की सजा इन्हें अच्छी तरह मिल चुकी थी। इसने जान लिया था दुनिया में और कोई भी रिश्ता इसके साथ वफादार नहीं हो सकता। इसे लेकर वो सीधा हारून शाह के दरवाजे पर आया। वो खुद आगे बढ़कर हारून के कदमों में बैठ गया था। मैं अपनी बीवी की तरह से माफी मांगता हूँ। अगर आप इससे नाराज हैं तो पहली बार हारून शाह को फख्र हुआ था अपनी बेटी की पसंद पर। वो दूर खड़ी नम आंखों से मुस्कुराते हुए इस शख्स का झुका हुआ सर देख रही थी। इतनी तवील जुदाई, इतनी बेताबियां, इतनी बेकरारियां और इतनी नाउमीदी के बाद उम्मीद का एक सिरा। इस रोज इसने फैसला कर लिया मोहब्बत को एक और मौका देगी, लेकिन इस बार मुखालिफिन के सामने डट कर, क्योंकि ये डर डर कर रहना बुज़दिलों का काम होता है।